एक समय की बात है। एक राजा और रानी थे जिनके दो बेटे और एक बेटी थी। बेटी सबसे छोटी थी और वह माता पिता की दुलारी थी। एक तो छोटी और ऊपर से बेटी, इसीलिए वह राजा रानी को बहुत ही प्रिय थी। वे दोनों उस पर जान छिड़कते थे। अचानक एक दिन राजा बीमार हो गए। धीरे धीरे रोग इतना बढ़ा कि राजा की मृत्यु हो गई। इसके कुछ ही समय बाद रानी भी उस रोग से पीड़ित हो गई। जब रानी को लगा कि वह इस बीमारी से उबर नहीं पाएगी, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर डाल दी। उसके कुछ ही समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। राजा और रानी अपनी बेटी को इतना प्यार करते थे कि उसे कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाने देते थे। वह अपनी सेविकाओं के साथ महल में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहती थी। मन बहलाने के लिए वह खिड़की पर आ बैठती, अपनी दासियों के साथ बातें करती, आया की बेटी के साथ कभी कभी खेलती, कढ़ाई बुनाई के काम सीखती और कभी कभी मीठे स्वर में गाती थी। एक दिन जब वह अपनी खिड़की पर खड़ी थी, तब न जाने कहां से उड़कर एक मोर वहां आया और खिड़की की चौखट पर बैठ गया। लड़की ने इसके पहले इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा था। वह उसे देखकर विभोर हो गई। उसने चालक करके पक्षी को भीतर बुला लिया। मोर देखकर उसके मुंह से निकला, कितना सुंदर है यह पक्षी। अब जब तक मैं मोरों के राजा को नहीं पालूंगी, तब तक विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी ने मोर को अपने पास रख लिया। वह किसी बाहर के व्यक्ति को मोर को नहीं देखने देना चाहती थी, इसलिए जब कोई आता तो वह उसे अपनी अलमारी में बंद कर देती। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों को चिंता होने लगी कि यदि हमारी बहन महल में ही बंद रही, कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गई, तो वह तो बीमार हो जाएगी। दोनों भाई आपस में बातें करने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह शादी करना चाहती है। दोनों भाई मिलकर छोटी बहन पास गए और उसके मन की बात जानी चाहिए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, जब तक तुम विवाह नहीं करोगी, तब तक हम भी नहीं करेंगे। क्या तुम विवाह के लिए तैयार हो? अभी मुझे विवाह की इच्छा नहीं है। राजकुमारी बोली, अब तुम सयानी हो गई हो, तुम्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। हम तुम्हारे लिए राजाओं और राजकुमारों के यह चित्र लाए हैं। इसमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगे, तुम उसके बारे में हमें बताओ। आगे हम देखते हैं कि क्या करना है। मैंने कहा ना कि मुझे विवाह की इच्छा ही नहीं है। राजकुमारी ने फिर कहा, बहन, हमारे ही लिए सही, तुम किसी को तो पसंद कर लो। अगर आप दोनों जिद करते हैं तो पहले वादा करिए कि जिसे मैं चुनूंगी उससे ही मेरा विवाह होगा। जरूर, दोनों भाई एक साथ बोले। उनके ऐसा कहने के बाद बहन ने अलमारी का दरवाजा खोला और मोर को बाहर निकाला। आप यह पक्षी देख रहे हैं ना? हाँ, यह तो एक सुंदर मोर है। मैं तब तक विवाह नहीं करूंगी जब तक कि मोरों के राजा को नहीं देख लेती। यह मोरों का राजा है कहाँ? भाइयों ने आश्चर्य से पूछा। राजकुमारी बोली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं शादी करूंगी तो केवल उसी से करूंगी। अगर ऐसा है तो हम मोरों के राजा की खोज में जाएंगे, भाइयों ने कहा। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने बहन की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी आया और दासियों, सेविकाओं को दे दी। कुछ विश्वासपात सामंतों और मंत्रियों को राज्य की जिम्मेदारी दे दी और फिर दोनों भाई दो अलग अलग दिशाओं में मोर राजा की खोज में चल पड़े। वह जहां जाते हर किसी से पूछते रहते, क्या कभी किसी ने मोरों के राजा के बारे में सुना है? लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती। लोग उन्हें मूर्ख समझते और खिल्ली उड़ाते। लेकिन दोनों युवकों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। भाग्य से एक शाम को बड़े भाई को एक बहुत वृद्ध सज्जन मिले। वे कुछ जादुई विद्याएं भी जानते थे। जब राजकुमार ने उनसे पूछा कि क्या कहीं मोरों का राजा रहता है, तो उन्होंने कहा, जरूर सुना है। वह सचमुच है? वह कैसा है? वह कहाँ रहता है? राजकुमार ने कई प्रश्न एक साथ पूछ लिए। वह एक बहुत सुंदर युवक है जो मोर पंथ के समान कपड़े पहनता है, पर उस देश के राजधानी में रहता है। तुम्हें उससे मिलने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। राजकुमार ने वृद्धा को धन्यवाद के साथ साथ कुछ उपहार भी दिए और उसकी राजधानी की ओर चल पड़ा। बहुत दिनों की यात्रा, बहुत तरह की यात्रा करके वह उस देश पहुंचा। वहां एक बड़े मैदान में सुंदर वृक्ष लगे थे। सहसा राजकुमार के कानों में आवाज आने लगी, वह आ गया, वह आ गया, राह बनाऊं उसके लिए। वह हमारे राजा के विवाह का प्रस्ताव लाया है। वह राजा को अपनी बहन देने आया है। युवा राजकुमार ने अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखा। उसे रंगीन पंखों की फड़फड़ाहट के सिवाय कुछ भी दिखाई ना दिया। मैं कहाँ हूँ? उसके मुंह से प्रश्न फूटा। अनजान स्वरों ने उत्तर दिया, मोरों के राजा के राज्य में। बहुत शुक्रिया, राजकुमार बोला। राजकुमार ने सोचा, यहाँ के तो वृक्ष भी विनम्र है। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ जाऊँ? राजा को कहाँ खोजूं? बड़ी खुशी से दाहिने हाथ की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें एक सुंदर महल मिलेगा। पहरेदारों से कहो राजा का भेदिया और वे तुम्हें भीतर जाने देंगे। धन्यवाद। राजकुमार इस जादुई जगह के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ा। महल सफेद, नीले, सुनहरे और बैंगनी रंग से सजा हुआ था, जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। मुख्य द्वार पर पहरेदार मोरों की तरह ही श्रृंगार किए हुए थे। उन्हें देखकर यह पता भी नहीं लग पाता था कि वे मनुष्य हैं या पक्षी। राजा का भेदिया, राजकुमार ने कहा, और उसे जल्दी ही दरबार में पहुंचा दिया गया, जहां एक बहुत सुंदर सिंहासन रखा था।
जो हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था, जिसके चारों ओर सितारों की तरह चमकते हुए मोर पंखों का सुंदर चक्र बना था। सिंहासन पर जो राजा बैठा था वह सिर से पैर तक मोर पंखों से ढका हुआ था। उसे देखकर कहा ही नहीं जा सकता था कि वह मनुष्य है। राजकुमार ने झुककर अभिवादन किया। राजा के संकेत पर दरबार से सारे दरबारी उठकर बाहर चले गए। अब कहो, मैं सुन रहा हूँ। सिंहासन पर बैठे मोरों के राजा ने कहा, श्रीमान, मैं पड़ोस देश का राजा हूँ। राजकुमार ने कहा, आपके पास अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरे दुस्साहस लिए मुझे क्षमा करिएगा। मेरी बहन ने कसम खा ली है कि वह केवल मोरों के राजा से ही विवाह करेगी। क्या तुम अपने साथ उसका चित्र लाए हो? यह लीजिए श्रीमान। राजकुमार ने चित्र दिखाया। यह तो बहुत सुंदर है। मैं विवाह के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। मोरों के राजा ने कहा, ओह श्रीमान, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मेरी बहन की जिद पूरी हो जाएगी। राजकुमार ने सिर झुकाकर आभार जताया और चलने को तैयार हो गया। रुकिए, राजा ने कहा, आप जा कहाँ रहे हैं? अपनी बहन को लाने के लिए महोदय। राजकुमार ने कहा, बिल्कुल नहीं। जो एक बार मोरों के राज्य में आ जाता है बाहर नहीं जा सकता। आप मेरे लिए अजनबी हैं। कौन कह सकता है कि आप किसी शत्रु देश के जासूस नहीं हैं जो मेरे राज्य का भेद लेने आया है। आप मेरे चित्र के साथ एक पत्र लिखें और अपनी बहन के उत्तर की प्रतीक्षा करें। ठीक है, मैं यही करूंगा। राजकुमार ने उत्तर दिया। मेरे रहने का प्रबंध कहाँ होगा? जब तक आपकी बहन का उत्तर न आ जाए तब तक आप नजरबंद रहेंगे, राजा ने कहा। और उसी समय राजकुमार को सैनिकों के साथ जाना पड़ा। इधर जब यह सब हो रहा था तब तक राजकुमारी का दूसरा भाई निराश होकर अपने राज्य लौट आया था। जब बड़े भाई का पत्र वहां पहुंचा तो छोटा राजकुमार मोरों के राजा का चित्र लेकर बहन के पास आया। चित्र देखते ही राजकुमारी चाहक उठी। यही तो है मेरे सपनों का मोरों का राजा। मैं उसे जल्द से जल्द देख लेना चाहती हूँ। एन राजकुमारी के विवाह की तैयारी होने लगी। दहेज तैयार हुआ, कपड़े गहने बने, घोड़े सजाए गए। यात्रा के लिए सबसे बड़ा और सुखद जहाज चुना गया। एक दिन भाई ने राजकुमारी की आया से कहा, उस देश तक की यात्रा बहुत लंबी है और थकाव है। रास्ते की गर्मी, उमस, धूप से मेरी फूंसी बहन कुम्हला जाएगी। उसे इन सब से बाँचकर कैसे ले जाएंगे? कुछ मुश्किल नहीं है। आया ने समझाया, राजकुमारी को एक बंद पालकी जैसी गाड़ी में बंदरगाह तक लाया जाए और जहाज को तट से सटाकर रखा जाएगा। फिर राजकुमारी की गाड़ी को ही तख्ते पर से जहाज में चढ़ा दिया जाएगा। इस तरह बिना थके कुम्हलाए राजकुमारी वहां तक पहुंच सकेगी। यह योजना स्वीकार हो गई। इधर आया की भी एक बेटी थी जो राजकुमारी की हम उम्र और उसकी सहेली थी। बस फर्क इतना था कि आया की बेटी अति साधारण रंग रूप वाली थी, जबकि राजकुमारी रूपवती और सुख संपत्ति में पली सुकुमारी थी। जब आया की बेटी को राजकुमारी के दूसरे देश जाने और शादी करने की बात मालूम हुई तो वह तिलमिला उठी। उसने अपनी माँ से कहा, राजकुमारी का ब्याह होगा और मेरा नहीं। सारे सुख, सारे सम्मान उसे और मुझे कुछ नहीं। आखिर हम दोनों तो साथ ही खेले हैं, बड़े हैं। क्या मेरा दिल नहीं है? आया बोली, तुम ठीक कह रही हो बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरा भी दिल तड़प रहा है। ऐसा कहकर आया मन ही मन मोरों के राजा के साथ अपनी बेटी के विवाह की योजना बनाने लगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने अपनी बेटी के लिए भी शादी की पोशाक और एक पाल की गाड़ी बिल्कुल वैसे ही बनवाई जैसी राजकुमारी की थी। फिर वह एक सोने की मोहरों से भरी थैली लेकर जहाज के कप्तान के पास गई और उससे बोली, यह थैली तुम्हारे लिए है कप्तान। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो गाड़ी जहाज में सबसे बाद में आएगी उसमें मेरी बेटी होगी। मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। रात को जब सब सो जाएंगे तब तुम राजकुमारी को समुद्र में धकेल देना और मेरी बेटी को राजकुमारी की गाड़ी में बिठा देना। पहले तो कप्तान बहुत डरा, लेकिन सोने की चमक किसी को भी अंधा कर सकती है। उसने सोचा, जब यह मोहरों की थैली मेरी हो जाएगी तो मैं भागकर किसी दूसरे देश चला जाऊंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। वह आया की बात मानने को तैयार हो गया। जहाज के चलने का समय आया। सारा सामान, घोड़ा, गाड़ी, डब्बे, बक्से सब कुछ ठीक से लगा दिए गए। तभी अचानक राजकुमारी को अपने पालतू प्यारे कुत्ते की याद आई जो सारी तैयारी के बीच महल में ही छूट गया था। वो उसके लिए जिद पकड़कर बैठ गई। मैं बचपन से उसके साथ रही हूँ, उसे छोड़कर भला खुश कैसे रह पाऊंगी। आखिरकार कुत्ते को मंगवाया गया। वह राजकुमारी की गाड़ी के पास लाया गया और राजकुमारी ने उसे अपने पास ही गद्दे पर सुला लिया। अब जहाज के लंगर चलने के लिए उठा दिए गए। एक रात को आया राजकुमारी के पास आई और धीरे से बोली, आज मौसम सुहाना है, ठंडी बयार चल रही है, हम कल वहां पहुंच जाएंगे। अपने सपनों के राजा से तुम मिल पाओगी। अब तुम गहरी नींद में सो जाओ जिससे कल तरोताजा रहो। राजकुमारी मोरों के राजा के मीठे सपने देखती हुई अपने कुत्ते को गोद में लेकर गहरी नींद में सो गई। उसी रात को कप्तान ने राजकुमारी की पालकी गाड़ी का दरवाजा खोला और गहरी नींद में अपने कुत्ते को गोद में लेकर सोती राजकुमारी को उसके गड्ढे में ही लपेटा और उठाकर समुद्र में फेंक दिया। पास ही आया कि बेटी चुप कर खड़ी थी। कप्तान ने उसे राजकुमारी की गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। राजकुमारी जिस गड्ढे पर सो रही थी वह पंखों से भरा हुआ मोटा गड्ढा था जो पानी के ऊपर तैरता रहा।
डूबा नहीं। जब राजकुमारी की नींद खुली तो उसने देखा कि वह पानी में है और जहाज का दूर तक कोई निशान नहीं। अगली सुबह समुद्र के किनारे रहने वाले एक मछुआरे ने बड़ी भोर में ही कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें भी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही है? पत्नी बोली, हाँ, मुझे लगता है कोई खतरे में है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, सुबह होने ही वाली है। मैं बाहर जाकर देखा हूँ कि माजरा क्या है। उसने अपना बलम उठाया और तट की ओर निकल गया। भोर के नियम उजाले में उसने देखा कि कोई चीज समुद्र में तैर रही है और वहीं से कुत्ते की आवाज आ रही है। जैसे जैसे वह नजदीक आई, मछुआरा पानी में उतर गया और अपने बल्लम से गर्द को खींच लिया। जब उसने भौंकते हुए कुत्ते के पास एक सुंदर युवती को दुल्हन की पोशाक में बैठे देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। घबराई और दुखी राजकुमारी ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम एक गरीब लेकिन दयालु मछुआरे के पास हो। जब तक तुम्हें तुम्हारा ठिकाना न मिले तुम हमारे साथ रह सकती हो। इधर राजकुमारी मछुआरे के घर पहुंची और उधर आया कि बेटी दुल्हन की तरह सजी हुई अपनी पालकी गाड़ी में बंद मोरों के राजा के महल की ओर अपने काफिले के साथ चल पड़ी। जैसे ही गाड़ी जादुई पेड़ों के बगीचे में पहुंची, अचानक चारों ओर से आवाजें आने लगीं। छाई है, बुरी घटा छाई, न जाने कौन है यह जो रानी बनने आई। और इस आवाज के साथ ही हजारों मोरपन हवा में उड़ने लगे। ये सब देख सुनकर राजकुमारी के भाई का दिल आशंका से धड़कने लगा। यह सब उसे अपशगुन लगा। वह मन ही मन घबराया कि हो ना हो कुछ बुरा होने वाला है, ये सब ठीक नहीं है। वह पालकी के पास गया और पर्दा हटाकर देखा जहाँ आया की बेटी थी। वह भर आए स्वर में बोला, तुम्हें यह क्या हो गया बहन? आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या समुद्री हवाओं और गर्मी ने तुम्हें ऐसा बना दिया? मैं क्या जानूं? कहकर आया कि बेटी चुप हो गई। देखो राजा आ रहा है, अब हम सबकी खैर नहीं, राजकुमार ने कहा। मोर के पंखों से सजी वर्दी वाले अंगरक्षकों के बीच मोरों का राजा सज धज के साथ अपनी होने वाली रानी और उसके काफिले से मिलने आ पहुंचा था। अंगरक्षकों ने ऊंचे स्वर में बिगुल बजाया और जादुई पेड़ों ने गीत गाया। सज धज के आए हैं राजा, स्वागत करो उनकी। दुल्हन के मामले में खोटी है किस्मत, जिनकी गीत के साथ साथ हवा में इतने पन उड़े कि वहां कोहर जैसा छा गया। दुल्हन कहाँ है? राजा ने पूछा। यही दुल्हन है महाराज, सनकोट से छोटा राजकुमार बोला। यही वो खूबसूरत लड़की है जिसकी तारीफ के कसीदे मुझे सुनाए गए, जिसका चित्र मुझे दिखलाया गया। मोरों का राजा क्रोध में भरकर बोला, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। राह की गर्मी और नमक भरी हवाओं ने यह जुल्म ढाया है। कैसी हवा और कैसा समुद्र! चुप रहो धोखेबाज, तुम लोगों ने मुझसे धोखाधड़ी की है। तुमने मोरों के राजा को मूर्ख समझ लिया है। पहरेदारों, इन्हें कैद कर लो, एक एक कर सबको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तैयारी करो। ऐसा कहकर प्यार पटकता दिल संभालता राजा वहां से चला गया। एक तो उसका अपमान हुआ था, दूसरे वह दिन रात राजकुमारी का सुंदर चित्र देख देकर उसके प्रेम में दीवाना हो चुका था। अगली सुबह राजकुमारी ने मछुआरेन से पूछा, क्या आपके पास एक छोटी डलिया होगी? आज के खाने का इंतजाम मैं करना चाहती हूँ। मछुआरेन ने हामी भरी और एक छोटी डोलची राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी ने डोलची अपने कुत्ते को दे दी और उससे कहा, तुम सीधे शाही रसोई में जाओ और हमारे लिए खाना ले आओ। कुत्ते ने डोलची अपनी दांतों से पकड़ी और दौड़ गया। वह सीधे राजा की रसोई में गया। वहां से एक भुना मुर्ग उठाया, टोकरी में रखा और डलिया मुंह में दबाकर मछुआरे के घर लौट आया। तीनों ने छक्कर खाना खाया। कुत्ते को भी चूसने के लिए हड्डियां मिल गई थीं। अगले दिन कुत्ता टोकरी दांतों में दबाए राजा की रसोई में गया। एक तलकर बनी मछली को उठाया और टोकरी में डाल वापस चल दिया। जब 2 दिन लगातार ऐसा हुआ तो रसोई ने सारी घटना राजा को बताना उचित समझा। राजा ने सब सुनकर आज्ञा दी कि अगर कल भी कुत्ता आए तो उसे पकड़ लिया जाए। पकड़ा ना भी जा सके तो कम से कम यह पता लगाया जाए कि वह आखिर जाता कहाँ है। अगले दिन कुत्ता जब बकरे की टांग उठाकर भागा तो रसोइया उसके पीछे दौड़ा। उसने देखा कि कुत्ता एक मछुआरे के घर पहुंच गया है। रसोई ने वापस आकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने तय किया कि वह अगले दिन कुत्ते का पीछा स्वयं करेगा। वैसे भी वह लोगों की दया का पात्र बना हुआ था और अपनी किस्मत पर दिल ही दिल में रो रहा था। अगले दिन जब कुत्ता टोकरी लेकर खाना लाने चला गया तब राजकुमारी ने अपना शादी का जोड़ा निकालकर पहन लिया और शांति से घर में बैठ गई। मछुआ से उसने कह दिया कि अगर कोई कुत्ते को खोजता हुआ आए तो उसे कमरे में उसके पास भेज दिया जाए। कुछ समय बाद ही कुत्ता राजा की रसोई से खाना लेकर वापस आ गया। उसके पीछे पीछे अपने 2 अंगरक्षकों के साथ मोरों का राजा भी आ पहुंचा। मछुआरे से पूछा गया, क्या तुमने इधर एक कुत्ते को देखा है? हाँ महाराज, मछुआरे ने कहा। वह रोज हमारी रसोई से खाना क्यों चुरा रहा है? वह ऐसा अपनी मर्जी से करता है। महाराज, वह हमारे लिए खाना लेकर आता है, हमने उसे कुछ सिखाया नहीं है। तुमने वह कुत्ता कहाँ पाया? राजा ने पूछा। वह हमारा कुत्ता नहीं है, वह एक लड़की का है जो हमारे पास रहती है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। राजा ने कहा, महाराज क्षमा करिएगा, हम लोग बहुत गरीब हैं, आपका सत्कार अच्छी तरह नहीं कर सकते। जब राजा भीतर आ गया तो उसके सामने तस्वीर वाली सुंदर युवती दिख गई। वह बोली, मैं आपके पड़ोस देश के राजा की बेटी हूँ।
और मेरा भाई आपकी कैद में है। क्या सचमुच ऐसा है? मोरों का राजा बोल उठा, देखिए, आपने जो अपना चित्र भेजा है वह मैं अपने गले में हर समय अपने दिल के नजदीक रखती हूँ। राजकुमारी बोले जा रही थी, मुझे यह गोरख धंधा समझ में नहीं आ रहा है। राजा ने कहा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। राजा तुरंत तीर की तरह अपने महल वापस आ गया। उसने दोनों भाइयों को कैद में से निकलवाया और कहा, तुम्हारी बहन मिल गई है, तुम हमारे आदरणीय मेहमान हो, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि यह सब हुआ कैसे। दोनों भाइयों ने कहा, हम स्वयं यह नहीं जानते महाराज कि यह सब कैसे हुआ। हम जितना ही इस बारे में सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। तब राजा ने राजकुमारी की आया को बुलवाया, उसे डराया, धमकाया गया। डर के आगे भूत भागे। सो आया ने सारी बात उगल दी। अब आया को और उसकी बेटी को सिपाहियों ने कैद करके जेल में डाल दिया। राजा ने अपना श्रृंगार सुंदर मोर पंखों से किया। बैंड बाजे के साथ बारात साजकर वह मछुआरे के घर की तरफ अपनी दुल्हन लेने चला। बधाई हो, बधाई। मोरों के राजा की रानी राजमहल में रहने आई है। अब दोनों की होगी शादी। हर तरफ है खुशियां छाई। इसके साथ ही हवा में हजारों रंग बिरंगे मोर पंख उड़ने लगे। मोर पंख इतने ऊंचे उड़े, इतना चमके कि उनके आगे सूरज की चमक भी फीकी पड़ गई। जब यह सारा जुलूस महल में वापस आया तब मोरों के राजा और राजकुमारी का विवाह हो गया। आया और उसकी बेटी को फांसी की सजा दी गई। अनेक उपहारों के साथ दोनों राजकुमारों को उनके देश के लिए विदा कर दिया गया। हाँ, वे लोग जहाज के कप्तान को कभी नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वह तो मोहरों की थैली लेकर ना जाने किस देश को भाग गया था। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।